हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम ऑन कल्प कैरियर इंस्टीट्यूट। तो आज अपने 10th क्लास एनसीईआरटी जो है चैप्टर नंबर 16 करने जा रहे हैं, जो है अपना प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना जीएपी की फुल फॉर्म बतानी है अपने को। जीएपी की फुल फॉर्म क्या है का? तो इसकी फुल फॉर्म है गंगा एक्शन प्लान। क्या है फुल फॉर्म? गंगा एक्शन प्लान, जो किया गया था 1986 के अंदर स्टार्ट। कब किया गया था दोस्तों? 1986 के अंदर स्टार्ट किया गया था, 14 जनवरी। पर्पस था मेनली किसको साफ करना? गंगा को साफ करना। गंगा का जो जल है उसको एकदम पीने लायक बनाना, साफ करना। उसके अंदर जो सीवेज डाला जा रहा है उसको पहले ट्रीट किया जाए, देन उसके बाद उसके अंदर डिस्पोज किया जाए। तो गंगा एक्शन प्लान जो है वो क्या है अपना? सही हो जाएगा इसके अंदर गंगा एक्शन प्लान फुल फॉर्म हो जाएगी अपनी। तो मेन पर्पज जो था वो था वाटर को ट्रीट करना, जो कि आज भी अचीव नहीं कर पाए हैं अपने। नीचे दी गई सूची में से उस वस्तु को चुनिए जो एक नेचुरल या प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो सोइल या मृदा की बात करें तो मृदा प्राकृतिक संसाधन है, जल भी प्राकृतिक संसाधन है और वायु भी प्राकृतिक संसाधन है। विद्युत जो है इसको अपने बनाया है भाई, चाहे वाटर से बना सकते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट से बना सकते हैं अपने, चाहे अपने विंड मिल जो होती है, पवन चक्कियां जो होती है, या न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होते हैं उनके थ्रू, या कोल के थ्रू अपने इनको क्या कर सकते हैं? लाइट का फॉर्मेशन, इलेक्ट्रिसिटी। विश्व का सबसे तेजी के साथ घटता जा रहा प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? तो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा दिक्कत जो आज है वो है किसकी भाई? किसको काटा जा रहा है? फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, और फॉरेस्ट को काटा जाना एक सबसे बड़ी समस्या है हमारे लिए। तो जल जो है वो तो कंटामिनेट हो ही रहा है, ये तो कंटामिनेशन का खेल है। वन जो है वो लगातार लगातार काटा जा रहा है, डिफोरेस्टेशन किया जा रहा है। पवन और सूर्य का प्रकाश तो अनलिमिटेड है। एयर जो है, ऑक्सीजन भले ही या CO2 बढ़ रही है, बाकी कमी नहीं आ रही है। प्राकृतिक संसाधन की सबसे उपयुक्त परिभाषा है कि यह ऐसा उपयोगी वस्तु या पदार्थ है जो केवल पृथ्वी पर विद्यमान हो। नहीं, पृथ्वी पर विद्यमान तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। प्रकृति की एक ऐसी देन जो मानव जाति के लिए बहुत ही क्या है? लाभप्रद। नेचुरल रिसोर्सेज, नेचर ने हमें वो दिया है नेचुरल रिसोर्सेज की फॉर्म में, जिसकी अपनी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, जिसका फॉर्मेशन हम खुद कर ही नहीं सकते हैं। तो प्रकृति ने हमें वो जो दे रखा है मानव जाति के लिए, वो बहुत ही बड़ा क्या है? एक गिफ्ट है हमारे लिए। क्या मानव द्वारा निर्मित एक पदार्थ नहीं सौंप दिया गया हो, केवल वनों में पाया जाता है? नहीं। तो प्राकृतिक संसाधन जो है वो प्रकृति की एक ऐसी देन है जो हम खुद से तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं जिसकी। गंगा नदी में कोलिफॉर्म बैक्टीरिया या जीवाणुओं के प्रचुर मात्रा में पाए जाने का प्रमुख कारण क्या रहा? क्या है? जल में अधजली लाशों को प्रवाहित करना, डेड बॉडीज जो है उनको थोड़ा जला दिया, और उसके बाद क्या है कि भाई पैसे पासे का अभाव है तो उसकी वजह से किसके अंदर? वाटर के अंदर डायरेक्टली डिस्पोज कर दिया जाता है। तो उस वजह से क्या है, जो अपने कोलिफॉर्म बैक्टीरिया जो है इनका नंबर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और ये कोलिफॉर्म बैक्टीरिया जो है इनसे कंटामिनेटेड, इनसे दूषित वाटर अगर अपने जल पिएंगे तो उससे अपने डायरिया हो सकता है या पेट की कोई और समस्याएं हो सकती हैं। तो कोलिफॉर्म बैक्टीरिया बढ़ने में दूसरा देख लेते हैं, इलेक्ट्रो प्लेटिंग उद्योग से निकलने वाले बहिस्त्राव नहीं, इसकी वजह से तो वाटर कंटामिनेशन हो सकता है, लेकिन बैक्टीरिया का नंबर नहीं बढ़ सकता है। कपड़े धोने से भी नहीं, और भस्म को जल में प्रवाहित करने से भी नहीं। तो जल में अधजली लाशों को प्रवाहित करने की वजह से क्या होता है? कोलिफॉर्म बैक्टीरिया जो है उनका नंबर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। किसी नदी के तट पर जहां अनेक फैक्ट्रियों के बहिस्त्राव आकर जल में प्रवाहित हो रहे थे, एकत्रित किए गए जल नमूनों
कि जो पीएच थी वो 3.5 से 4.5 के पास में, मतलब बहुत ही ज्यादा क्या है, एसिडिक पाया गया। निम्नलिखित फैक्ट्रियों में कौन सी फैक्ट्री के बहिस्त्राव के कारण नदी के जल का पीएच कम हो गया? तो कई सारी फैक्ट्रियां हैं, उनमें से एक फैक्ट्री का मेनली इसने पूछा है कि जिसकी वजह से पीएच कम हो रहा है। साबुन और अपमार्जक की बात करें, डिटर्जेंट की बात करें, तो ये तो एसिडिक नेचर की नहीं होती है, ये तो कैसे नेचर के हो सकते हैं, बेसिक नेचर के हो सकते हैं। शीशे की जो बैटरी है बनाने वाली फैक्ट्री, शीशे की बैटरी, हमारे घरों में जो बैटरियां यूज होती है वो बैटरियां लेड शीशे की बनी होती है और उनके अंदर अपने H2SO4 होता है। क्या होता है दोस्तों? H2SO4। और H2SO4 क्या होता है? एक एसिड होता है। अगर उस एसिड को वाटर के अंदर छोड़ा जाएगा तो पीएच है वो क्या है, निश्चित रूप से वाटर की क्या हो जानी है, कम हो जानी है। प्लास्टिक के प्यालों का निर्माण करने वाली फैक्ट्री, नहीं, उससे पीएच का कोई लेना देना नहीं है। एल्कोहल की फैक्ट्री है, वो एल्कोहल भले ही छोड़ सकती है, बाकी उसका भी पीएच से कोई ज्यादा है नहीं। तो यहाँ शीशे की बैटरी बनाने वाली जो फैक्ट्री थी उसका मेन रोल रहा कि उसने वाटर की पीएच को क्या कर दिया है, कम कर दिया है। अलवणीय अलवण जलीय पौधों और जंतुओं के जीवन के लिए सबसे अधिक सहायक पीएच प्रास कौन सा है? अगर पीएच की बात करें तो अपने ब्लड का पीएच की भी बात करें तो 7.4 से लगा करके 7.5 के आसपास अपने पीएच रहती है ब्लड की। और मैक्सिममली अपने जो एंजाइम्स भी हैं, ज्यादातर एंजाइम है वो इसी पीएच पर ऑलमोस्ट 7 के आसपास की जो पीएच होती है, न्यूट्रल पीएच जो है उसके ऊपर काम करना पसंद करते हैं। तो देखते हैं, पहला दे रखा है 6.5 से 7.5 के आसपास। तो ज्यादातर अपनी बॉडी का पीएच ही कितना होता है, 6.5 से 7.5। ये तो बहुत ही ज्यादा एसिडिक है, ये भी बहुत ज्यादा एसिडिक है और ये बहुत ज्यादा बेसिक दे रखा है। तो एसिडिक 6.5 से 7.5 की जो पीएच है इसके ऊपर जनरली बॉडी है जो, या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो, उसके एंजाइम्स हो गए या फिर वो रहना सारा कुछ जो है वो पसंद करेगा। क्या आजकल एल्कलाइन वाटर जो है वो भी काफी ज्यादा चलन में है इसी वजह से। कौन से 3 आर जो है हमें प्राकृतिक संसाधनों को लंबी अवधि तक संरक्षित बनाए रखने में सहायक होंगे? ट्रिपल आर जो है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल की बात कर रहा है। तो पुनः चक्रण, रिसाइकल, रीजेनरेट करना या रीयूज करना, रिड्यूस करना या रीजनरेट करना या रीयूज या रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीयूज या रिड्यूस। तो चीजों को क्या करना है, एक तो रिड्यूस करना है, अब जो वेस्ट निकाल रहे हैं जो एक बार यूज होता है उस वेस्ट को क्या करना है, कम। रिसाइकल करना है उन चीजों को, जैसे कोई भी चीज काम में आ गई तो दोबारा से उसे यूज किया जा सके, ऐसा फॉर्म बना सके उसका, या फिर दोबारा से यूज हो सके। तो रिसाइकल, रीयूज क्या कर सकते हैं, अपने ट्रिपल आर जो है वो हो जाएगा। यहाँ जैव विविधता से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, उन कथनों को चुनिए जो जैव विविधता की संकल्पना का सही वर्णन करते हैं। जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र में पाए जाने वाली पादप और प्राणी जात, मतलब फ्लोरा और फ्यूना की बात कर रहा है कि विभिन्न स्पीसीज। तो जैव विविधता का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितनी ज्यादा अलग अलग प्रकार की फ्लोरा मतलब प्लांट्स हैं और कितने अलग अलग तरीके के, जैसे कि लायन हो गया, जैबरा हो गया, या फिर डीर हो गई, या फिर मंकी, तो कितने अलग अलग तरीके के एनिमल्स मिल रहे हैं। तो वेराइटी ऑफ एनिमल और वेराइटी ऑफ प्लांट्स जहां ज्यादा मिलते हैं उसे ही तो बायोडाइवर्सिटी कहते हैं अपने। तो पहला स्टेटमेंट इसका क्या है, सही है। जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र में पाए जाने वाला, केवल पादप जात नहीं हो सकता, पादप जात के साथ कौन होगा, प्राणी जात भी होगा। जैव विविधता वन में अपेक्षाकृत अधिक होती है, बिल्कुल। बायोडाइवर्सिटी जो है वो फॉरेस्ट में ज्यादा मिलेगी और लोकल जो एरिया है उसके अंदर कम देखने को मिलेगी। जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र में पाए जाने वाली एक विशेष स्पीसीज या व्यष्टियों की कुल संख्या, उसे तो पॉपुलेशन कहा जा सकता है, बायोडाइवर्सिटी तो नहीं कहा जा सकता। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 3
ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 क्या चला जाएगा अपना, करेक्ट चला जाएगा इधर। नेक्स्ट है, यहां दिए गए कथनों में से उन कथनों को चुनिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट या दीर्घोपयोगी विकास की संकल्पना का सही वर्णन करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुंचाए बिना योजनाबद्ध वृद्धि करना। मतलब विकास तो करना है लेकिन पर्यावरण जो है उसको क्या है, नुकसान भी नहीं होना चाहिए। ये इस तरीके से, तो ये सही बात है कि अपने को पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुंचानी है और योजनाबद्ध तरीके से वृद्धि भी करनी है, विकास भी करना है। पर्यावरण को होने वाली क्षति की सीमा की चिंता किए बिना वृद्धि, तो ये तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, ये तो दोहन हो गया है पर्यावरण का। पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए सभी विकास कार्यों को भी रोक देंगे तो फिर अपने ये डेवलपमेंट कर ही नहीं पाएंगे, अपने तो विकास को अचीव नहीं कर पाएंगे। ऐसी वृद्धि जो सभी पणधारियों मतलब स्टेक होल्डर जो होते हैं उनको मान्य हो। मतलब हर एक स्टेक होल्डर मतलब एनवायरमेंट के अंदर जितने भी, चाहे एनिमल हो चाहे ह्यूमन की बात कर लें या प्लांट्स वगैरह जो है, उन सब के लिए क्या है वहां भागीदारी हो, तो उसकी बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 4 जो है, ऑप्शन नंबर 1 एंड 4 जो है वो क्या चला जाएगा यहाँ अपना, करेक्ट चला जाएगा। हमारे देश में बड़े वन क्षेत्रों को साफ कर दिया गया है और पौधों की केवल एक ही स्पीसीज की खेती की जाती है। यह पद्धति प्रोत्साहित करती है। यह पद्धति, अगर मान लो यहाँ पर पहले क्या थी, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा थी, क्या थी, बायोडाइवर्सिटी मोर देखने को मिल रही थी कि प्लांट की अलग अलग स्पीसीज, यहाँ मतलब ग्रास भी मिल रहे थे, बड़े पेड़ भी मिल रहे थे, खूब बड़े बड़े प्लांट्स भी देखने को मिल रहे थे अपने को, और छोटे प्लांट्स भी देखने को मिल रहे थे, बुश वगैरह झाड़ियां वगैरह भी देखने को मिल रही थी। अब हमने क्या कर दिया, इन सबको तो हटा दिया और सिर्फ क्या, घास या ग्रास जो है उसको अगर अपने रखा है, तो ये एक तरीके का मोनोकल्चर हो गया। पॉलीकल्चर था पहले, अलग अलग तरीके की स्पीसीज थी, अब हमने सिर्फ एक स्पीसीज को रखा है, उसी से फायदा ले रहे हैं, तो ये एक तरीके से हो गया मोनोकल्चर। क्षेत्र की जैव विविधता को, क्षेत्र में एकल कृषि को, तो क्षेत्र में एकल कृषि या फिर मोनोकल्चर को बढ़ावा देता है, यह पद्धति प्रोत्साहित करती है। प्राकृतिक वन की वृद्धि को नहीं, क्षेत्र में पारितंत्र परिरक्षण को भी नहीं, तो ये मोनोकल्चर को क्या करती है, बढ़ावा देती है। और मोनोकल्चर जो है वो बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरनाक चीज है। एक सफल वन संरक्षण क्रिया नीति में क्या शामिल होना चाहिए, क्या उच्चतम पोषी स्तर जो है उसके जंतुओं का संरक्षण करेंगे। उच्चतम पोषी स्तर के जंतु जो होते हैं जैसे लायन वगैरह जो है उनका अगर संरक्षण करेंगे तो वो चलो, हिरण वगैरह जो है लोअर ट्रॉफिक लेवल के जो है उनको खाएंगे और वो ग्रास वगैरह जो है एक बैलेंस बना रहता है, ठीक है। केवल उपभोक्ताओं का संरक्षण केवल कंज्यूमर का करेंगे और प्रोड्यूसर का करेंगे नहीं, तो उसमें भी दिक्कत आनी है। केवल शाकाहारियों का संरक्षण करेंगे तो शाकाहारी घास को खा जाएंगे, प्रोड्यूसर खत्म हो जाएंगे। सभी जितने भी बायोटिक और ए बायोटिक संगठक है सबको क्या करना है, के लिए व्यापक कार्यक्रम चलाने हैं, सबको बचाना है अपने को। तो किसको बचाना है, चाहे वो बायोटिक हो चाहे ए बायोटिक हो, सभी प्रकार के अपने चीजों को बचा के रखना है। चिपको आंदोलन जो था से मिलने वाला महत्वपूर्ण संदेश कौन सा है, जो चिपको आंदोलन जो है उसके बारे में पूछा है कि वन संरक्षण प्रयासों में किसको शामिल करना चाहिए, कम्युनिटी को, और कम्युनिटी को शामिल करेंगे तो ही उसे अपने अचीव कर पाएंगे, वरना अचीव नहीं कर पाएंगे। सरकार चाहे कितने भी प्रयास कर ले सफल नहीं होने वाले हैं। जब तक कम्युनिटी समाज उसके साथ नहीं आएगा तब तक उसे सफल नहीं बनाया जा सकता। वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय की उपेक्षा, अगर समुदाय की उपेक्षा की जाएगी तो सफल हो ही नहीं सकता है। विकास कार्यक्रमों के लिए वन के वृक्षों को काट डालना, अगर आप विकास के लिए वनों को काटेंगे तो आज तो आप विकास को हो सकता है अचीव कर लेंगे, पर इन लॉन्ग टर्म आपको जो लॉस होना है, आने वाली पीढ़ियों को जो लॉस होना है, उसे आप कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। सरकारी एजेंसियों को निर्विवाद रूप से यह अधिकार होता है कि वे वनों के वृक्षों को काटने के आदेश दे सकते हैं, नहीं। बायोडाइवर्सिटी को लॉस करने का जो है हक किसी को भी नहीं है।
तो वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय को शामिल करना ही अपना करेक्ट ऑप्शन जाएगा। हमारे देश में नर्मदा नदी के आर पार बने बांधों जैसे टेहरी, अलमानी बांधों की ऊंचाई बढ़ाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन चुनिए और बताना है अपने के बांधों की ऊंचाई बढ़ाने के क्या परिणाम होंगे। अगर बांध की ऊंचाई बढ़ाएंगे अपने, तो बांध की ऊंचाई बढ़ानी है तो अपने को मोर एरिया भी चाहिए होगा। ज्यादा एरिया चाहिए होगा तो वहां जो बायोडाइवर्सिटी है, वहां जो लोग रह रहे हैं, उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, वहां से हटाना पड़ेगा। वहां जो उपजाऊ जमीन है वो भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी अपनी। तो देखते हैं, क्षेत्र के स्थलीय पादप जात और प्राणी जात पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे। उस क्षेत्र में रहने वाले पादप जात और प्राणी जात है वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। क्षेत्र में रह रहे लोग और पालतू जानवर अव्यवस्थित हो जाएंगे, उनको तो डिस्प्लेस कर ही दिया जाएगा, क्योंकि वो जहां रहते थे उस घर को छोड़ करके उन लोगों को जाना पड़ेगा निश्चित रूप से। ये भी सही है। खेती के लिए उपयोगी जमीन स्थायी रूप से क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। जो उपजाऊ जमीन थी वो भी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इससे लोगों को स्थायी नौकरी मिल सकेगी। नौकरी तो वहां कहां से मिल पाएगी उतने लोगों को। तो 1, 2 एंड 3 जो है वो क्या है, सही चले जाएंगे इधर। नेक्स्ट अपना जो गलत कथन को चुनिए। आर्थिक विकास का संबंध पर्यावरण संरक्षण से है। सही बात है, आर्थिक विकास है, अगर पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो ही हो पाएगा। दीर्घोपयोगी विकास से वर्तमान पीढ़ी के लिए विकास और भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों के संरक्षण को प्रोत्साहन मिलता है। दीर्घोपयोगी या फिर स्वपोषित विकास पणधारियों के दृष्टिकोण का कोई ध्यान नहीं रखता है। दीर्घोपयोगी या स्वपोषित या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो हर एक स्टेक होल्डर के बारे में बात करता है। हर ईच एंड एवरी स्टेक होल्डर की क्या होना चाहिए, उसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। अगर उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ही नहीं। तो ये ऑप्शन अपना क्या दे रखा है, इसने गलत दे रखा है। दीर्घ उपयोगी विकास या दीर्घकालिक आयोजित और स्थायी विकास होता है। बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। प्राकृतिक संसाधन, आम का पेड़ नेचुरली मिलता ही है, नेचुरल बायोडाइवर्सिटी के अंदर स्नेक, एयर भी हो गई, और कास्ट लकड़ी के जो घर है वो क्या है, मेन मेड है, उनको नेचुरली थोड़ी बने हैं। लकड़ी के घर जो है उनको मानव ने अपने लिए बनाया है। गलत कथन का चुनाव करना है। वनों में विभिन्न प्रकार के उत्पाद मिलते हैं। सही स्टेटमेंट है। वनों में अपेक्षाकृत अधिक पादप और जैव विविधता पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। वनों में मृदा संरक्षण नहीं होता है। वन जो है, फॉरेस्ट जो है वो अपने रूट के साथ किसको रोक के रखते हैं, सोइल को बाइंड करके रखते हैं। ये तो अपने 5th 4th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो वनों में मृदा का संरक्षण नहीं होता है, ये स्टेटमेंट इसका फॉल्स है। वनों से जल का संरक्षण, जल है उसके संरक्षण के लिए ही तो पेड़ लगाए जाते हैं। बंगाल के आराबाड़ी वनों में किसकी बहुलता पाई जाती है। तो साल के जो पेड़ हैं उनकी क्या पाई जाती है दोस्तों, उधर बहुलता पाई जाती है। भूजल की कमी किसके कारण नहीं होती है। भूजल की कमी किसके कारण नहीं होती है। भूजल की कमी जो है किसके कारण नहीं होती है, पूछा इसने। ताप बिजली घर। तो अगर आप इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाएंगे तो वाटर का यूज होना है उधर। वनों का ह्रास और वर्षा में कमी, अगर वन काटोगे तो वर्षा में कमी होगी और पानी जो है ग्राउंड वाटर लेवल है वो डिक्रीज होता जाएगा। ऐसी फसल की खेती करना जिनके लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो ऐसी फसलें जो जिनमें पानी की कम आवश्यकता होगी, चलो उनको भी देख लेते हैं। लेकिन भूजल की कमी किसके कारण नहीं होती है। अब वनोन्मूलन दे रखा है इसने, क्या दे रखा है इधर, तो वनोन्मूलन, और इंग्लिश में इसे ही लिख रखा है इसने एफोरेस्टेशन। क्या लिख रखा है, एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन मतलब वनीकरण। वनीकरण, तो वनीकरण अगर आप ज्यादा से ज्यादा किसको लगाओगे, पेड़ों को लगाओगे, तो भूजल की कमी नहीं होगी।
ताप बिजली घर से भी होने वाली है, वनों का ह्रास करेंगे तो भी अपने वाटर की तो कमी आएगी। ऐसी फसलें कैसी भी लगा लें, चाहे पानी का तो यूज करेगी करेगी, हो सकता है कम करे, लेकिन वनोन्मूलन, एफॉरेस्टेशन मतलब वनोन्मूलन इसने गलत दे रखा है, ये नाम हिंदी में जो लिखा है वो वनीकरण होना चाहिए था, इधर इंग्लिश में एफॉरेस्टेशन दे रखा है एनसीईआरटी ने, और इसी को हिंदी में वनोन्मूलन लिख रखा है, तो वनीकरण होना चाहिए था एक्चुअल में ये एफॉरेस्टेशन। तो एफॉरेस्टेशन, ज्यादा से ज्यादा पेड़ होंगे तो क्या होंगे, वाटर है वो बचेगा, अपना वाटर लॉस कम होगा, क्योंकि बारिश ज्यादा आएगी तो जमीन का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी बना रहेगा। बड़े बड़े बांधों के निर्माण किए जाने का विरोध किसके कारण होता है, सामाजिक कारण होता है कि लोगों को वहां से अपने घर परिवार गांव को छोड़कर जाना पड़ता है। आर्थिक कारण भी होता है कि वहां लोगों की जमीनें होती हैं वो छोड़ के जानी पड़ती है। पर्यावरण कारण, वहां पर जो पेड़ पौधे हैं और जीव जंतु, लोकल फ्लोरा एंड फ्यूना है, उनका भी लॉस होता है। तो सभी कारण जो है, इन सभी कारणों की वजह से क्या है, वहां के जो लोकल लोग हैं वो इस चीज का विरोध करते हैं। खादीन, बंदिश, आहार और कट्टा वे प्राचीन संरचनाएं हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग में की जाती थी, तो ये सारी की सारी वाटर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन, वाटर को संरक्षित करने के लिए, वाटर जो बारिश जो आती थी, बारिश के पानी को क्या है संरक्षित करने के लिए। तो ये क्या है, अनाज भंडारण की नहीं है, लकड़ी भंडारण की भी नहीं है, जल संभरण जो है उसके लिए किया जाता था, मृदा संरक्षण के लिए भी नहीं है। नेक्स्ट अपना है, निम्नलिखित में से पारिहितैषी क्रियाकलाप चुनिए, कि मतलब जिसमें पर्यावरण जो है उसको फायदा हो, पर्यावरण के लिए हितैषी जो है उस क्रियाकलाप को चुनना है। परिवहन के लिए मोटर गाड़ी का उपयोग करना, उससे अपने फॉसिल फ्यूल जो है उनका ज्यादा यूज करेंगे, और एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं, वो तो एनवायरमेंट के अगेंस्ट हो गया। खरीदारी के लिए पॉलीथीन की थैलियों का उपयोग करेंगे, तो पॉलीथीन जो है उससे भी एनवायरमेंट पॉल्यूशन होना है। कपड़े रंगने के लिए रंगों का उपयोग करना, डाई का यूज करेंगे तो उससे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां वगैरह जो इंडस्ट्रीज लगी है वो भी तो कहाँ लगी है, नदियों के किनारे, और वाटर को कहाँ छोड़ेगी, वहीं ड्रेन करेगी। और कलर जो है वो भी तो सॉइल पोल्यूशन करने वाला ही है। तो सिंचाई के लिए बिजली के उत्पाद, सिंचाई के लिए बिजली के उत्पादन हेतु पवन मिल, जो विंड मिल है उनका यूज करना, तो उससे क्या है, हमें कोई तरीके का लॉस होने वाला नहीं है। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन दे रखा है, शब्दों के उस सही संयोजन का चुनाव करना है जिसमें जीवाश्म ईंधन नहीं होता है। जीवाश्म ईंधन, पवन, चलो जीवाश्म ईंधन नहीं है। महासागर और कोयला जीवाश्म ईंधन का एग्जाम्पल दे रखा है। कैरोसिन जीवाश्म ईंधन का एग्जाम्पल दे रखा है। पवन, कास्ट और सूर्य जीवाश्म ईंधन नहीं है। पेट्रोलियम फिर जीवाश्म ईंधन है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या चला जाएगा, विंड, लकड़ी और सनलाइट जो है वो क्या है, इसका ऑप्शन फॉसिल फ्यूल का ऑप्शन नहीं है। बाढ़ के पानी से जलमग्न नालियों के आर पार छोटे छोटे रोक बांध बनाना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वे, मान लो एक पर्टिकुलर एरिया में क्या रखा है, बाढ़ आ रखा है, तो वहां से पानी इधर उधर ना जाए उसके लिए अपने छोटी छोटी क्या बना देते हैं, अलग अलग डिवीजन करते हैं। डिवीजन इसलिए किए हैं ताकि पानी जो है वो एक डायरेक्शन के अंदर जा रहा था, तो उसके साथ सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव होकर भी जाता है, तो मिट्टी के कटाव को क्या किया जा सकता है, इससे रोका जा सकता है। और वहां पर पानी इकट्ठा रहेगा तो वाटर इकट्ठा रहेगा, तो वाटर कहाँ भी जाएगा, जमीन के अंदर, और उससे वाटर जो है वो जमीन में जाएगा, तो ग्राउंड वाटर लेवल है वो इंक्रीज होने वाला है उससे क्या। तो सिंचाई के लिए पानी रोकना, बाढ़ पहले ही आ रखी है तो सिंचाई के लिए पानी रोकने की जरूरत ही नहीं है, पानी रोक के रखते हैं और मृदा कटाव को नहीं होने देते हैं। सही बात है, भूजल का पुनर्भरण भी हो जाता है, पानी को स्थायी तौर पर, वो तो पानी तो है वो या तो जमीन में बैठेगा या फिर इवोपरेट होकर चला जाएगा, तो स्थायी तौर पर तो रोका ही नहीं जा सकता है उसे। तो सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन जो है, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन जो है अपने करेक्ट हो जाएंगे। तो ये थे अपने चैप्टर नंबर 16 के एमसीक्यू। आई होप यू लाइक दिस सेशन, थैंक यू सो मच।